अभी तक 677 कथाएं हम कह चुके। अपने 1986 में पहली कथा कही थी दिसंबर में अपने गांव में और 86 के बाद 2025 यानी कि ये 41-42 साल का समय हो गया। तब इस पीरियड में 677 कथाएं हम कह चुके। 678वीं कथा अभी 10 जनवरी से इस अयोध्यापुरी कॉलोनी में होने जा रही है। जी। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी की एक ऐसी शख्सियत जो परिचय की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। वर्षों से वो धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार के साथ साथ कथावाचक भी है। चलिए मिलते हैं पंडित हरिओम थापक जी से। नमस्कार थापक जी। नमस्कार थापक जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा है, छोटे से इंटरव्यू में समय पाना कठिन है, लेकिन हम चाहेंगे आप आज अपनी जिंदगी के वो अनमोल पहलू हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें जो लोग जानते ही नहीं है। तो परिचय से शुरू कीजिए। हमारा नाम पंडित हरिओम थापक और पैतृक जो जन्म स्थान है वो हमारा ग्राम बेवना, पोस्ट केलिया, जिला जालौन का है और वहीं से हम पले बढ़े हैं। वहीं हमारी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई। इसके बाद केलिया जूनियर हाई स्कूल में हमारी शिक्षा हुई, कोंच में हुई और अंतिम शिक्षा हमारी संस्कृत की हमारे गुरुदेव जी बनारस के थे, उनके द्वारा हुई। तो आप इस फील्ड में कैसे आप लाए गए? क्योंकि बातचीत में आपने बताया था इसमें आपके पूज्य पिताजी का बड़ा योगदान है। हाँ, चूंकि छोटे से ही हमारा विशेष लगाव कथा, कीर्तन और क्रिकेट के प्रति रहा है। तो जवाबी कीर्तन का बड़ा शौक था पहले। तो उसमें एक बार पिताजी ने कहा कि ये तो भागवत कथा बहुत अच्छी कहेंगे। तो वो एक भागवत जी का गुटका लाए और वो गुटका उन्होंने हमें दिया कि इसे पढ़ो। हमने उसे पढ़ा और लगन से इसलिए पढ़ा क्योंकि उसमें कीर्तन के लिए बहुत अच्छे टॉपिक मिल रहे थे। तो उसका हमने पूरा अध्ययन किया तो आनंद आया। फिर हमने भागवत सार पढ़ा। भागवत सार अपने पिताजी को हमने सुनाया पूरे चातुर्मास में और उसके द्वारा फिर जो ज्ञान अर्जित हुआ, जो कथा कहने का ढंग आया, वो उन्हीं की पूरी देन है। फिर उन्होंने कहा उसी समय के अब ये हरिओम जो है कार्तिक मास, अगहन मास की अष्टमी से और पूर्णिमा तक भागवत कथा कहेंगे। पहली कथा मेरे गांव बेवना में ही शुरू हुई, जिसमें कि जो हमारे गांव के राजा साहब हैं वो परीक्षित जी बने और हमने वहीं से कथा का शुभारंभ किया। पंडित जी, आपने बताया कि आपने हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर कथाएं की हैं, उनका भी उल्लेख करें, कहाँ कहाँ की हैं और कहाँ करना अब बाकी है। हालांकि भारतवर्ष के बहुत से स्थानों पर कथाएं की, जिनमें बद्रीनाथ धाम में कथा हुई, जगन्नाथ धाम में कथा हुई, द्वारका धाम में कथा हुई। हालांकि रामेश्वर धाम अभी छूटा है, शेष है। और बहुत बड़े शहरों में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला में, इंदौर में और बहुत विशेष स्थानों पर कथाएं की, जिसमें मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हर जगह कथाएं हुई। सब जगह कथाएं हुई। हालांकि फिर भी हमारे पास में जो एक कस्बा है मोठ, ये अभी शेष है। ऐसा क्यों? अब ये तो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोठ वालों ने कथा कराई, पर उन्होंने जहाँ वो अपने आसपास के कस्बों में, पैतृक गांव के निवासी थे, वहाँ कराई। मोठ में प्रॉपर नहीं हुई है। अच्छा। पंडित जी, आपके जो ये कथा का जो प्रयोजन रहता है,
ये किस तरीके से आप इसका मतलब क्या रूपरेखा क्या रहती है इसकी? कथा की रूपरेखा, कहने की जो रूपरेखा है वो तो ये है कि इस कथा के माध्यम से लोगों को जीवन जीने का और जीवन को आज के समय में परिवर्तित करने का ढंग प्राप्त हो। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं वो समस्त लीलाएं मानव जीवन पर आधारित हैं। चाहे वो ध्रुव चरित्र हो, चाहे वो प्रहलाद चरित्र हो, चाहे पूतना वध हो, चाहे जन्म हो, कोई भी हो। जन्म का मतलब ये नहीं है कि केवल अष्टमी या रामनवमी को ही भगवान अवतरित होते हैं। भगवान का अवतार तो हर क्षण हर पल अपने हृदय में सत्कर्म रूप में हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। अगर वो भगवत अवतार अपने हृदय में करेगा तो ये निश्चय है कि उसको उद्धार का मार्ग और सत्कर्म सदमार्ग प्राप्त हो ही जाएगा। जी पंडित जी, आपने बातचीत में बताया कि आप ज्योतिष से भी वर्षों से जुड़े रहे और उसकी भी एक अलौकिक कथा है। हाँ, ज्योतिष की अलौकिक कथा के बारे में क्या कहें। विशेषता है हमारे परम पूज्य बड़े भाई साहब पंडित श्री ओम प्रकाश थापक जी शास्त्री जी, वो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं। वर्तमान में कहाँ हैं? वर्तमान में वो ग्राम बेवना में ही निवास अभी कर रहे हैं। और वो जब कुंडली बनाते थे तो चूंकि हमारा लेख अच्छा था और हस्तलिपि आपकी शानदार है। हाँ, और गणित बहुत अच्छा था हमारा, तो वो जितना भी गणित ज्योतिष का था उस समय न तो कंप्यूटर थे, न मोबाइल थे, न कैलकुलेटर थे, तो उस समय पूरा गणित हम ही निकालते थे। उन्होंने कहा इसका चंद्र स्पष्ट करो, हमने तुरंत कर दिया, उन्होंने सिखा दिया था। और पूरी वो बोलते थे, हम कुंडली लिखते थे, तो उसका ज्ञान हमें वहाँ से हुआ उन्हीं के द्वारा। और फिर जब झांसी आए। हाँ, झांसी आने का क्या रहस्य है? क्योंकि आपने बताया था कि झांसी आना आपका कुछ अलग हटके आपका प्लान का हिस्सा रहा। हाँ, परिवार के लिए। हालांकि चूंकि क्या है कि गांव से पूरा क्षेत्र बना हुआ था भागवत का, वहीं से भागवत हर जगह हम कहने जाते थे। लेकिन अपने जो बच्चे थे, 2 बच्चे हैं, देशदीप थापक और अमरदीप थापक। क्या कर रहे हैं वर्तमान में? वर्तमान में एक टीचर हैं और एक मैनेजर हैं मारुति कंपनी में जी। तो ये जो है उस समय उरई पढ़ते थे, तो वहाँ पढ़ाई ठीक ढंग से हो नहीं रही थी, तो हमने कहा कि चलो प्रारंभिक शिक्षा हाँ थी, तो झांसी इनका एडमिशन करा दिया। अपने सारू भाई थे, वो यहाँ रहने लगे। और दैवयोग ये रहा कि एक वर्ष में गर्मियों की छुट्टी में जो भाभी जी थी, वो सारू भाई की मिसेज, वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई। तो इस कारण से हमको झांसी आना पड़ा। हाँ, बच्चों के लिए। तो जब झांसी आए तो फिर यहाँ आए, तो पहले तो सोचा था कुछ दिनों इनका शिक्षा पूरी होने के बाद हम घर पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ का माहौल, भागवत कथाएं यहाँ हुई। हमारी झांसी दास आ गई। रात आ गई। हमारे श्री ददिया गेट बाहर महेंद्र श्रीवास्तव जी डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब है, उन्होंने पहली भागवत कराई थी संत की बगिया में। कौन सी सन में? लगभग सन 2000 में। फिर इसके बाद तो बहुत कथाएं हुई। फिर 2004 में यज्ञ हुआ दतिया गेट पर, बहुत बढ़िया। और इसके बाद तो फिर यहाँ से ज्योतिष का भी धीरे धीरे स्थितियाँ बनी, और आज ज्योतिष की स्थिति अब 2006 में अयोध्यापुरी कॉलोनी में मकान बना, और यहाँ जब से हम निवास कर रहे हैं, यहीं से ज्योतिष और भागवत का संचालन हो रहा है। पंडित जी, आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि अब तक आपने ज्योतिष के संदर्भ में कितने लोगों की जिंदगी संवारी? क्योंकि शादी की शुरुआत जन्म कुंडली से ही होती है। हाँ, ये तो है, लेकिन हाँ, हमने सन 2000 से और 2025 तक लगभग में, गिनती तो नहीं है लेकिन अनुमानित 1 लाख से ऊपर कुंडलियां देख चुके हैं।
और लोगों का जो है भविष्य बता चुके हैं और उनका कार्य कर चुके। जी। तो अभी तक बहुत, हालांकि ये है कि ज्योतिष कोई छूमंतर नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है, गणित है। गणित है। और ये विज्ञान ऐसा वैसा नहीं है, सटीक है, लेकिन बस केवल जानने वाला हो, उसका गणित और उसका गणित का फलित लगाने वाला होना सही ज्ञाता होना चाहिए। सही ज्ञाता। इससे डेट टू डेट चीज मिल सकती है, लेकिन जानकारी की बात है केवल। और क्योंकि ज्योतिष विचार पर भी आधारित है। विचार पर कैसा? क्योंकि पुराने ग्रंथों में लिखा है कि चतुर्थेश अगर बलवान है तो उसे घोड़े की सवारी मिलेगी, विशेष बलवान है तो हाथी की सवारी मिलेगी, वो अगर अतिशय बलवान है तो उसे पालकी की सवारी मिलेगी। लेकिन आज घोड़े हाथी थोड़े चलते। ये विचार से देखो कि घोड़ा कौन है, घोड़ा है मोटरसाइकिल, हाथी है कार, परिस्थितियां और बदल ये रही हैं। पालकी है हेलीकॉप्टर जहाज। कहीं ना कहीं मतलब उस विचार से भी आज के संदर्भ में उसको बदलना भी चाहिए। तो ज्योतिष है सटीक, लेकिन समझदारी से फल बताना भी आवश्यक है। जी पंडित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कौतूहल वाला है मेरा कि आमतौर पे शादी की जब बात होती है तो लोग जन्म कुंडली मिलाते हैं और उस कुंडली मिलान के बाद वो बहुत सारे गुण और दोष का आप लोग बताते हो, तो फिर बाद में वो फलित मुश्किल में कैसे पड़ जाता है और डाइवोर्स तक भी पहुंच जाता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसका विशेष कारण, जैसे तथाकथित कुछ लोग केवल गुण मिलाते हैं कि गुण 25 मिल गए, बहुत बढ़िया मिली कुंडली। मतलब ये नहीं है। कुंडली का मिलान बहुत कठिन है। उसमें केवल मंगल की स्थिति या गुण मिलाने से ही कुंडली का मिलान नहीं हो सकता। 4 चीजें विशेष मुख्य होती हैं, जिसमें एक आयु, धन, सुख और संतान। अब अगर गुण 32 मिल जाए किसी की कुंडली में और आयु उसकी होना, किस मतलब की कुंडली? अब गुण तो मिल रहा है 29, पता लगा कि सुख है ही नहीं, दोनों में विवाद की स्थिति चल रही। तो ये 4 चीजें मिलाना बहुत आवश्यक है कि आयु कैसी है, सुख कैसा है, धन कैसा है और संतान कैसी है। अगर ये चारों मिल जाए अच्छे ग्रह योग के द्वारा, तो गुण 12 भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमने अनुभव के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि हमने अपनी खुद भतीजी की कुंडली मिलाई थी, जिसमें गुण कम मिले थे लेकिन ग्रह योग बहुत अच्छा था। उनका जीवन आज तक बेहतरीन चल रहा है। अरे अब मैं आता हूँ आपके कथा वाचन पर। आपने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में आपने बहुत सारी जगह कथा वाचन की हैं। आप अंदाज से बताइए लगभग कितने जगह आपने इस तरह का लोगों को धार्मिक लाभ पहुंचाया? अब चूंकि कैलकुलेट इतना तो नहीं करते हैं एक अंदाज से मोटा-मोटा, लेकिन अभी तक 677 कथाएं हम कह चुके। अपने 1986 में पहली कथा कही थी दिसंबर में अपने गांव में। और 86 के बाद 2025 यानी कि ये 41-42 साल का समय हो गया, तब इस पीरियड में 677 कथाएं हम कह चुके। 678वीं कथा अभी 10 जनवरी से इस अयोध्यापुरी कॉलोनी में होने जा रही है। पंडित जी, एक महत्वपूर्ण बात जो आपने बातचीत में बताई थी कि आपने अभी कुछ समय पहले अपनी शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई। उसके बारे में बड़ा रोचक मुद्दा है, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। विवाह का तो खैर है, क्योंकि हमारा जो विवाह हुआ बहुत छोटी अवस्थाओं में हुआ। उस समय विवाह जब हुआ 1974 में, तब हमारी उम्र मात्र 11 वर्ष 5 माह की थी बस। तो बाल विवाह हो गया। हाँ, और हमारी जो धर्मपत्नी है उनकी उम्र थी 7 वर्ष 3 माह। और ये चूंकि उस समय इतना कुछ बाल विवाह पर वो नहीं था,
उम्र का कोई वो नहीं था। आज की स्थिति में अगर होता तो दोनों परिवार जेल चले जाते। लेकिन उस समय हमारे जो चाचा थे वो वृद्ध थे, और इनके दादा वो बहुत वृद्ध थे। दोनों ने बात कर ली और दोनों का हुआ कि इसी समय शादी तैयार की जाए, तो शादी हो गई। तो 30 मई 1974 को शादी हुई थी, जिसमें कि पिछले 2024 में हमने 85 वर्ष गांठ इसकी मनाई है। तो चूंकि इतने छोटे में शादी हो गई, वो शादी विशेष ही थी। कुछ ऐसी ऐसी स्थितियां थी उस समय। बारात की एक विशेष बात बता दें आपको। इतने छोटे समय में उस समय ट्रैक्टर भी कम चलते थे। गांव में एक ट्रैक्टर था, तो बारात में बैलगाड़ियां गई थी और 2 ट्रैक्टर गए थे। तो हमने पिताजी से कहा कि हम ट्रैक्टर से ही जाएंगे, और ट्रैक्टर निकल गया। फिर साइकिल वाला दौड़ा एक, तो उसने ट्रैक्टर को लौटाया, हम ट्रैक्टर पे ही बैठ के गए, दूल्हा को छोड़ के चले गए। तो उस समय की बहुत रोचक घटना है। आपने बताया था आपकी शादी में नौटंकी हुआ, हाँ, वाले आए थे। उस समय 3 दिन की शादी होती थी जी। तो आज जैसे टीका द्वारचार हुआ, पूरे गांव में बैठाई बारात फिरी, और दूसरे दिन में भावर और विवाहित कर्म हुए, और शाम को जो है नौटंकी, जिसमें कि झांसी की इसरार की नौटंकी गई थी उसमें जी। तो वो हुई। 3 दिन बारात रुकी, चौथे दिन विदा हुई थी। जी। आपने ये भी बताया था कि आपकी भावनें जो है वो आपकी पत्नी बेल बॉटम में। हाँ, अब उस समय 7 वर्ष की उम्र थी, बेल बॉटम वो चले ही चले थे। तो चूंकि साड़ी, कौन 7 वर्ष की बच्ची साड़ी थोड़ी पहनती, तो उनको उसी पोशाक में ही भाव का वो किया गया, परिक्रमा का। तो आपके जीवन में असल शादी का महत्व कब समझ आया आपको? ये तो जब कब लगभग बड़े हुए आप? 1980 से हम साथ रहे। इसके पहले साथ नहीं रहे, लेकिन 1980 से फिर हम बराबर साथ रहे। और हालांकि श्रीमद् भागवत कथा जो हमने कही पहली बार, तो उसमें इनका भी बड़ा विशेष रोल रहा, क्योंकि इन्होंने बहुत सहायता की उस समय के। नहीं, ये भी आप हम जैसे अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी सारी सामग्री रख देना, और वो विशेष समय हमें देना, और हर प्रकार से सहायता। अब चूंकि वो आपके साथ बहुत छोटे से जुड़ी थी, हाँ, हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ पढ़ा रहे हो किताब लेके भाग गई हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किताब, ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि जब पढ़ रहे हो तो समय हमें बाल अवस्था, उसके लिए बाल अवस्था में पढ़ाई ही इतनी नहीं थी। वो तो उस समय बाल अवस्था थी, तो उस समय तो बाहर कोच पढ़ते थे हम। तब गए तो कोच में पढ़ने गए, तो वहाँ पे घर में कोई पढ़ता ही नहीं था उस समय। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। पंडित जी, आपके जीवन में इसके अलावा भी कोई और टर्निंग पॉइंट रहा जो आज आप, जैसे आपने बातचीत में ये भी बताया था कि आपको क्रिकेट का बड़ा शौक है, अब चूंकि आप इस फील्ड में आ गए, तो वो वाला शौक आपका अब आज की स्थिति में क्या है? क्रिकेट का शौक बहुत रहा, पहले से भी क्रिकेट खेलते रहे। हमारी गांव में जो टीम थी, उस टीम के हम ओपनर, बल्लेबाज, विकेट कीपर थे, और उस समय बड़ा शौक था। आज भी शौक है। मैच आता है तो मैच को तो हम जरूर देखते हैं, अगर टाइम हमें है तो। खेलने तो की ललक होती है। अब ललक होती है, लेकिन अब उम्र के हिसाब से नहीं खेल पाते, लेकिन हाँ, ललक तो रहती है। और मैच जरूर देखते हैं। मैच तो देखते हैं। टाइम अगर है, कहीं भागवत कथा नहीं है या कहीं ज्योतिष से हमें छुटकारा है, तो उस समय कोई नहीं आया जैसे, तो मैच देखते हैं। पंडित जी, आपका जीवन बड़ा व्यस्त रहता है और बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स रहते हैं, ऊर्जा कहाँ से लाते इतनी सारी? ये ऊर्जा 2 चीजों से मिलती है। एक तो ऊर्जा हमें इससे मिलती है कि हम हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। मतलब हमें कभी हम बहुत ज्यादा दुखी नहीं हुए। हर समय हमें कोई भी बैठा हो तो हम
स्वयं हंसना, दूसरों को भी हंसाना, और दूसरी चीज भगवान पे भरोसा, विश्वास, उनका ध्यान, ये हमारे जीवन का विशेष वो रहा। और क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पिताजी का आशीर्वाद, माताजी का आशीर्वाद, बड़े भाई साहब का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, और उससे भी ऊर्जा हमें मिलती है। आपने बातचीत में बताया कि आपके पिताजी पूरी सेंचुरी करके जिए हैं। हाँ, उनका भी उल्लेख करें। उनका 2023 में देहावसान हुआ, तो 101 वर्ष के होकर के वो गए हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी से तो वो लड़े नहीं, कभी किसी से क्रोध की स्थितियां नहीं हुई। और अगर गांव में ऐसी स्थिति थी कि हमारे खेतों में जैसे फसल है और कई लोग ऐसे जाते थे रात में कि फसल उखाड़ के वो अपने पशुओं को चारा खिलाते थे, तो कभी अगर उन्होंने पकड़ लिया तो गठरी खुद उठवा दी, ये नहीं कहा कि तुम क्यों आए हमारे खेत में। उनकी ये सहज और सरलता थी। सहजता और सरलता इतनी थी। और भजन, जीवन में कभी भी भजन उन्होंने नहीं छोड़ा, मतलब सुबह से शाम तक भजन करना। और जब भी उनकी युवावस्था रही तब भी वो यहाँ से अपने गांव से अखंड कीर्तन लेकर के इलाहाबाद गए, मतलब प्रयागराज, और संगम में वहाँ धुन की जयकारा हुआ, तो बराबर लेकर के वहाँ तक जाना। और ये सारे हर साल जवारे बोते थे, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम करते थे, मतलब जीवन में धार्मिक कृत्यों में हमेशा संलिप्त रहे। पंडित जी 2026 शुरू हो गया है। कहते हैं लोग आमतौर पर डायरी और कैलेंडर बदल के नए जीवन, नए साल की शुरुआत करते हैं। आपकी क्या प्लान है नए साल के लिए? नए साल के लिए तो सबसे पहली प्लानिंग तो यही है कि अभी 10 तारीख से कथा कहेंगे भगवान की कथा कहने में। और क्योंकि देखो समय कभी रुकता नहीं है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म, करे विध नाना। समय एक ऐसा है जिसके किसी ने पांव नहीं देखे, लेकिन कभी रुका नहीं, रुका, हर क्षण चलते ही रहता, समय नहीं रुकता। दुनिया में कुछ भी चीज रुक सकती है, लेकिन समय कभी नहीं रुकता है। तो समय तो रुकेगा नहीं, लेकिन समय का सदुपयोग करके सतमार्ग बनाना, ये सबसे बड़ी योजना है, और यही होनी चाहिए। आपके इस पूरे सिनेरियो में, यानी पूरे माहौल में, वर्तमान में, चूंकि अब तो आपकी पत्नी काफ़ी आपके साथ रह रही हैं वर्षों से, उनका क्या रोल रहता है? क्योंकि आपका बहुत व्यस्त प्रोग्राम रहता है। नहीं, उनका रोल ये है कि हमारे कार्यों में हमेशा हमारा साथ देना। जैसे हम अगर भागवत के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारा तैयारी करना, पूरी तैयारी वही करती हैं, हर क्षेत्र की तैयारी वही करती हैं। और अगर यहाँ हैं तो हमारे खान पान का ध्यान रखना, हमारे और सब चीज़ों का ध्यान वो हमारा रखती हैं, जिससे कि ये कुछ ऊर्जा वहाँ से भी हमें मिलती है। पंडित जी, चूंकि आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं और आमतौर पे लोग इस मुद्दे से बड़े भयभीत होते हैं कि जीवन में मांगलिक है, मंगल है, ये सब क्या है? इसको आप हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताइए। ऐसा है कि जन्म कुंडली में मंगल चूंकि क्रूर ग्रह है, तो मंगल का असर हर दाम्पत्य जीवन के ऊपर पड़ता ही है। लेकिन मंगल कैसा है? अगर जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल है तो कुंडली मांगलिक होती है। लेकिन आजकल लोग केवल इन भावों में मंगल देख लेते हैं और कह देते हैं कि मांगलिक है। अगर इनमें नहीं है तो कह देते ये नॉन मांगलिक है, इसमें मंगल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी मांगलिक होकर कुंडली मांगलिक का फल नहीं देती है,
और कभी कभी मांगलिक न होकर प्रबल मांगलिक का फल देती है। जैसे अगर प्रथम भाव में मेष का मंगल हो तो मांगलिक फल नहीं देता मंगल। चतुर्थ भाव में वृश्चिक का मंगल हो तो मांगलिक फल नहीं देता। सप्तम भाव में मकर का मंगल हो तो मांगलिक फल नहीं देता। अष्टम भाव में कर्क का मंगल हो तो मांगलिक फल नहीं देता। द्वादश भाव में धनु या मीन का मंगल हो तो मांगलिक फल नहीं देता। और अगर इनमें भावों में मंगल नहीं है, यदि लड़के की कुंडली में शुक्र के साथ मंगल हो या शुक्र पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो या राहु केतु सूर्य शुक्र के साथ हो तो भी मांगलिक का विशेष असर दिखाएगी कुंडली। और ऐसी कुंडलियों में अधिकतर दाम्पत्य जीवन में बहुत दिक्कतें आती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि मतलब वर या वधू में से कोई एक रहता नहीं है, उसका जीवन खत्म हो जाता है, क्या ऐसा होता है? ऐसा तो तब होता है जब या तो मंगल सूर्य और शनि का विशेष प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ रहा हो, अथवा किसी की कुंडली में खडाष्टक योग हो, उस खडाष्टक योग में भी मृत्यु खडाष्टक यदि पड़ जाए तो फिर ऐसा होने के योग विशेष बन जाते हैं। जी हाँ। तो पंडित जी, क्या इसका कोई उपचार है कि इस मुश्किल को टाला जा सके या ये स्थायी रहता है? इसका विशेष उपचार तो यही है कि दोनों कुंडलियां सम मांगलिक मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी कुंडली में जिस स्थान में मंगल है उस स्थान में दूसरी कुंडली में यदि 2 क्रूर ग्रह बैठ जाए तो भी मांगलिक का असर कम हो जाता है। तीसरी बात यह है, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि एक में मंगल प्रबल है एक में कम है और विवाह करना ही है, ऐसी स्थिति में 2 उपाय है कि या तो मंगल की शांति करा दी जाए या फिर महामृत्युंजय जप करा दिया जाए तो उसका असर दिखता है, हाँ कम हो जाता है। अच्छा, आपके पास तो चूंकि आपने बताया कि आपने 1 लाख जन्म कुंडली और वो सब पे आपने काम किया है, कुछ ऐसे लोग भी आते होंगे जो आपको दबाव बनाते होंगे कि भैया लड़का बहुत अच्छा है और इसको मिला दो, कैसे भी मैनेज कर दो। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत लोग आते हैं कि महाराज जी को परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करते। नहीं, वो कहते हैं कि ऐसा है कि महाराज जी ये लड़का बहुत अच्छा है, परिवार तो हमें बहुत अच्छा संबंध है। करना है, हाँ। आप तो इसको मिला दो। हाँ। लेकिन हम उनसे बिल्कुल साफ कह देते हैं कि ओरिजिनल कुंडली आप हमें दो। अगर वो कुंडली मिल रही होगी तो आप जैसा कहो वैसा हम आपकी कुंडली बना देंगे। अगर वो नहीं मिलेगी तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि आगे चल के फिर कभी न कभी ये कहोगे कि फलाने ने मिलाई थी। आपकी साख पर भी तो असर पड़ता है। हाँ, इसलिए वो ऐसी नहीं मिलाते। हाँ, कभी अगर कुंडली अच्छी मिल रही है, 1 आध वर्ष की किसी की उम्र में कम बढ़ है, तो कोई ऐसे कि उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा तो फिर ये करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संबंध बन जाए, अच्छी बात है। जी। और किस तरह के लोग आते हैं आपके पास जो जन्म पत्री के मिलान के लिए आपको दबाव डाल के कहते हैं पंडित जी ये तो कर ही दो, हमारे बच्चे के जीवन का सवाल है? ऐसे लोग आते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वार्थ बस केवल ये देखते हैं कि आज हमारी बच्ची का संबंध हो जाए या बच्चे का संबंध हो जाए, भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से की बातों में मैं कभी भी नहीं आया, ना मैं ऐसी कुंडली मिलाई हमने कभी के जिनमें संबंध अच्छा न रहे, आगे चल करके वो हम कुंडली मिलान करके कह रहे कि भाई मिल गई, हमने आज तक नहीं की है। साफ मना कर देते और किसी के पास चले जाओ, मैं तो नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है कि और लोग ऐसा करते होंगे? अब चूंकि एक व्यक्ति का हमें मालूम है, जिस व्यक्ति की कुंडली हमने नहीं मिलाई थी फिर उसने वो शादी की है, वही शादी की है, तो हो सकता कहीं ना कहीं तो किसी से लिखवाया होगा। तो उसने परिणाम भोगे? परिणाम भोगे नहीं, फिर हमारे पास आया कि महाराज जी कुछ करो,
अच्छा, उसमें क्या है कि दोनों पक्ष ससुराल मतलब लड़का के पिता और लड़की के पिता दोनों की बन रही है, केवल लड़का और लड़की की नहीं बनती थी। उसमें उन्होंने कहा कुछ करो, हमने कहा अब हम क्या करें। मुख्य मुद्दा तो वही है। हाँ, मुख्य मुद्दा वही, दोनों की, ना तो लड़की लड़का को देखना चाहती है, न लड़का लड़की को देखना चाहता है। पति पत्नी में इतना विरोधाभास वहां हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। और हमने उनसे कहा कि अब हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हाँ अब तुम कह रहे हो तो हमने उन्हें उपाय बताया कि उपाय तुम करा लीजिए, हो सकता है कि हो जाए, असर कम हो जाए असर। लेकिन फिर वो हमारे पास आए नहीं तब से। पंडित जी, दो अगर आपसे एक मोटा मोटा सा सवाल किया जाए कि आपकी दो ख्वाहिशें जो आज आपने बताया कि आप 63 साल में रन कर रहे हैं, तो क्या आप पूरी करना चाहेंगे? दो ख्वाहिशें महत्वपूर्ण। हमारी, अगर आप कहते हैं, वैसे तो कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर ये है तो हमारी पहली एक ख्वाहिश तो ये है कि प्रयास रहे हमारा कि जितने लोग सतमार्ग से, सद्धर्म से, सत्कर्म से जुड़ जाएं, उन्हें जोड़ने का हमारा प्रयोजन है कि किसी प्रकार से जुड़ें। और दूसरा हमारा ये है कि सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। प्रसन्न करना, सुख देना ही बस यही प्रयोजन है। तो ये थे पंडित हरिओम थापक जी, जो अपनी शादी से लेकर अपनी धार्मिक यात्रा का वृतांत बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। पंडित जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।